आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम तुम्हारे लिए लाए हैं क्लास 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, गॉस लॉ। अगर आप पहले से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कुछ जानते हैं, आपको जानकारी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, तो आप ये वीडियो देखिए। अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में नहीं जानते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जान लीजिए अच्छे से, फिर आकर के वापस ये वीडियो देखिएगा। क्योंकि यदि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जानकारी नहीं है तो आप गॉस लॉ नहीं समझ पाएंगे। गॉस लॉ को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आना जरूरी है। इसलिए यदि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जानकारी है तो आप ये वीडियो देखिए, गॉस लॉ समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जानकारी नहीं है तो पहले जानकारी ले लीजिए। इससे पहले कि टॉपिक शुरू करते हैं, लेट 1700 की बात है, यानी 1700 के आसपास की बात है। जर्मन के एलिमेंट्री स्कूल में एक बच्चा पढ़ता था। उसके शरारत से परेशान होकर के उसके टीचर ने उसे पनिशमेंट दिया, और उसे पनिशमेंट दिया कि 1 से लेकर के 100 तक ऐड करके लाओ। नेचुरली वो एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा था। टीचर को लगा कि शायद ये 1 से 100 तक जोड़ेगा तो अपना इंग्लिश रहेगा, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक करेगा, फिर से जोड़ेगा, इंग्लिश रहेगा। लेकिन टीचर उस समय सॉफ्ट रह गए जब बच्चे ने विदिन मिनट 1 से 100 तक ऐड करके दिखा दिया। उस बच्चे ने एडिशन कैसे की थी ये आपको हम बताते हैं। उस बच्चे ने इस तरह से ऐड किया था। मान लिया x इक्वल्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 98, 99 प्लस 100। अगेन x इक्वल्स, इसको पलट दिया, 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। फिर इसको ऐड किया, 2x इक्वल्स 101 प्लस 101 and so on to 101। 2x इक्वल्स 101 into, ये कितने टाइम्स होगा? 100 टाइम्स 100। therefore x इक्वल्स 101 into 100 by 2, 5050। और इस तरह से उस बच्चे ने 1 से लेके 100 तक का एडिशन विदिन मिनट कर लिया। वो बच्चा आगे चल करके बहुत महान, द ग्रेट फिजिकिस्ट और मैथमेटिशियन बना। उस बच्चे का नाम था गॉस। तो आज हम उन्हीं की थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस हैं, जिसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वही इंपॉर्टेंस है जो न्यूटन के 3 लॉ और ग्रेविटेशन का मैकेनिक्स में रोल है। मैक्सवेल के उन 4 इक्वेशंस में से एक इक्वेशन गॉस का लॉ ही है। तो इससे पहले कि हम गॉस लॉ को पढ़ें, आप फ्लक्स के बारे में जान रहे हैं। किसी सरफेस से होकर फ्लक्स यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा फ्लक्स पर, हाँ, लेकिन इतना थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं कि किसी भी सरफेस से होकर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है तो उससे फ्लक्स एसोसिएट होगा। हम ये पूछ सकते हैं कि भाई रेट ऑफ फील्ड क्या है, उसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं फ्लक्स कितना है उस सरफेस से होकर। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई इक्वल ई डॉट डेल्टा एस, या इसको ऐसे बोल सकते हैं डेल्टा फाई इक्वल्स ई डेल्टा एस कॉस थीटा, where थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा एस। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है किसी भी सरफेस से होकर। हम लोग जो गॉस लॉ पढ़ेंगे ये क्लोज सरफेस से रिलेटेड टॉपिक है। जी हाँ, क्लोज सरफेस। इस बात को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो कि जो गॉसस लॉ है वह क्लोज सरफेस से रिलेटेड है, ओपन सरफेस से नहीं। ओपन सरफेस किसको कहते हैं और क्लोज सरफेस किसको कहते हैं? ये सरफेस ओपन सरफेस है, एकमात्र सरफेस है ओपन सरफेस, खुला हुआ है। ये सरफेस क्लोज सरफेस है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से बंद है, ये क्लोज सरफेस है। अगर इस डब्बे को क्रॉस करना है आपको तो एटलीस्ट मिनिमम 2 सरफेस आपको पार करने होंगे। तो ये क्लोज सरफेस है, अंदर से पूरा पैक। आप इसको
इसको जैसे अगर हम ओपन करें, खोले, क्लोज सरफेस को ओपन करते हैं तो इस तरह से खोल भी सकते हैं, इसको बंद भी कर सकते हैं, मतलब ये पूरी तरह से क्लोज सरफेस है। ये भी क्लोज सरफेस है, ये फुटबॉल, ये क्लोज सरफेस है, चारों तरफ से बंद है। तो गॉसेस लॉ इन्हीं क्लोज सरफेस के लिए है, गॉसेस लॉ ओपन सरफेस के लिए नहीं है। क्या है गॉसेस लॉ? उससे पहले आप ये जानिए कि जब आपको फ्लक्स निकालना है किसी सरफेस से होकर, तो फ्लक्स का तो ये फॉर्मूला है। अगर मान लो कि वो फ्लक्स, अगर हमको कहा जाए कि इस फुटबॉल से होकर फ्लक्स बताओ, तो इस फुटबॉल से होकर फ्लक्स बताना बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। क्यों प्रॉब्लम वाली बात है? हमको छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग फ्लक्स निकालना होगा और फिर उन सारे फ्लक्स को ऐड करना होगा, और इसके लिए हमको इंटीग्रेशन करना होगा। तो थोड़ा सा केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। गॉसेस लॉ को समझने के लिए एक और कंसेप्ट जरूरी है, और वो कंसेप्ट है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, आई होप कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ के आए हैं तो शायद आप जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं। ऑनरेबल एससी वर्मा के अनुसार, ग्रेट फिजिकिस्ट हैं एससी वर्मा, सब लोग नाम जानते हैं, उनका नाम सुन चुके हैं। तो एससी वर्मा के अनुसार एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एरिया के ओरिएंटेशन के कारण कई बार फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू बदल जाती है, चेंज हो जाती है। इसलिए हमको एक एरिया के साथ हम एक कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर एसोसिएट कर सकते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम बताएंगे तो बताएंगे कि एरिया वेक्टर की जरूरत क्यों महसूस हुई और क्यों एरिया को वेक्टर बनाना पड़ा। अभी आप बस इतना समझो कि एरिया यूं तो स्केलर क्वांटिटी है, बट एरिया के कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक एरिया वेक्टर बना सकते हैं, बल्कि बनाते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है आप समझ जाओ। एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे व्हाइट बोर्ड एक सरफेस है मान लो, तो एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। यहां पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा होगा, इस जगह पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा होगा। आप इसमें देखो, इस सरफेस पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा होगा, इस सरफेस पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा होगा, इस सरफेस पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा होगा, इस सरफेस पर ये रहा एरिया वेक्टर, इस सरफेस पर ये रहा एरिया वेक्टर, इधर की बात करें तो ये रहा एरिया वेक्टर। उसी तरीके से अगर आप ये देखो, ये भी क्लोज सरफेस है, यहां पर एरिया वेक्टर ऐसा है, यहां एरिया वेक्टर ऐसा है। अब देखो हर जगह एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहां एरिया वेक्टर ऐसा है, यहां एरिया वेक्टर ऐसा है, और यहां पर जो फ्लक्स का फॉर्मूला है, इसमें थीटा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच है। क्योंकि हर जगह एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग है, हमको हर एक छोटे छोटे टुकड़े से फ्लक्स निकालना पड़ेगा और इसको ऐड करना पड़ेगा। तो गॉस ने हमारा काम आसान किया। गॉस ने बताया कि आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। क्या है गॉसेस लॉ, बात करते हैं। गॉस लॉ, the electric flux of net electric field, the electric flux of net electric field through any closed surface of any shape is 1 upon spiral knot times the total charge enclosed by the surface. मतलब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस E dot ds will be equal to Q inside upon epsilon naught. This is the Gauss's law. गॉस ने बताया कि
आपको अलग अलग टुकड़ों से फ्लक्स निकालकर जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि आप इससे फ्लक्स निकालो, फिर इससे फ्लक्स निकालो, फिर इससे फ्लक्स निकालो, सबको इंटीग्रेट करो। इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी आपको इस तरह का सरफेस मिल सकता है क्लोज, कभी इस तरह का क्लोज सरफेस मिल सकता है। तो किसी भी क्लोज सरफेस से होकर अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो गॉस के अनुसार आप ये बताओ कि उसके अंदर चार्ज कितना है, मतलब इस क्लोज सरफेस के भीतर में कितना चार्ज है। अगर भीतर में चार्ज नहीं है तो फ्लक्स जीरो होगा, अगर भीतर में चार्ज नहीं है तो फ्लक्स जीरो होगा। तो इस क्लोज सरफेस से होकर के टोटल फ्लक्स कितना होगा, इसके लिए गॉस ने कहा कि आप सिर्फ ये बताओ कि इसके अंदर चार्ज कितना है, और जितना चार्ज है उसमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। जितना चार्ज है उसमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। मतलब आपको ज्यादा इंटीग्रेटिंग वाले प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है, उतना इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। उससे पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है कि सॉलिड एंगल किसको कहते हैं और प्लेन एंगल किसको कहते हैं। हम बिना सॉलिड एंगल की चर्चा किए हुए भी गॉस लॉ को प्रूफ कर सकते हैं, बट वो एक स्टैंडर्ड केस होगा, जनरल केस नहीं होगा। जबकि हमको अगर फिजिक्स में किसी चीज को प्रूफ करना है तो वो केस जनरल होना चाहिए। मतलब ये कि हमको अगर फिजिक्स में किसी चीज को प्रूफ करना है तो वो ऐसा केसेज होना चाहिए कि हर जगह एप्लीकेबल हो, और हमको ये फील आए कि सब जगह एप्लीकेबल है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल को समझना जरूरी है। प्लेन एंगल किसको कहते हैं? अब देखो, अगर कोई कर्व है, मान लो ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये यहां पर कुछ एंगल बना रहा है, तो इस एंगल को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। ठीक। सॉलिड एंगल किसको कहते हैं? मान लो ये कोई सरफेस है और ये सरफेस कहीं पर एंगल बना रहा है। मान लो ये कोई सरफेस है और ये सरफेस एंगल बना रहा है। कैसे एंगल बनाएगा? देखो, ये सरफेस है, तुम इमेजिन करो, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल बातें हैं, थोड़ी सी सोचनी होगी तुमको, और फिजिक्स ऐसी चीजें हैं कि आपको इमेजिन करना होगा, और जब तक फील नहीं आया फिजिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप देखो, यहां मान लो कि इन जगहों पर हम छोटा छोटा स्ट्रिंग बांध देते हैं, यहां 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 यहां, सब जगह ऐसे स्ट्रिंग लटका दिए, सभी कॉर्नर्स पे सभी जगह ऐसे स्ट्रिंग लटकाए इसके पेरीमीटर पे, और उन सभी स्ट्रिंग को पकड़ के एक जगह यहां इकट्ठा कर लिए। यहां पर सभी जगह स्ट्रिंग बांधे और इन सारे स्ट्रिंग को लेकर के एक जगह इकट्ठा कर। ध्यान रहे, बीच में स्ट्रिंग नहीं लगा रहे हैं, स्ट्रिंग लगा रहे हैं इन जगहों पर, स्ट्रिंग लगा रहे हैं इन जगहों पर, इन किनारे किनारे स्ट्रिंग लगाएं, और सारे स्ट्रिंग को ऐसे पकड़ के एक जगह इकट्ठा कर लिया। अब यहां पर एक एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। मतलब सॉलिड एंगल वह एंगल है जो एक सरफेस बनाता है कहीं ना कहीं, जबकि प्लेन एंगल वह एंगल है जो कोई स्ट्रेट लाइन या कर्व बनाता है। तो जिस तरह से प्लेन एंगल का फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स एल अपॉन आर, उसी तरह से सॉलिड एंगल का भी फॉर्मूला होता है। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है, अगर छोटा सॉलिड एंगल है तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला डेल्टा ओमेगा इक्वल डेल्टा एस कॉस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखना। कभी वीडियो बनाएंगे हम सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है। और एक बात और जान लो कि कोई भी क्लोज सरफेस, जिस तरह आपने मैट्रिक तक पढ़ा है कि किसी सर्कल के सेंटर पर बना हुआ टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, आपने पढ़ रखा है इसको। तो अब आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो कि कोई जरूरी नहीं है सर्कल, कोई भी क्लोज्ड कर्व हो, जी हां, कोई भी क्लोज्ड कर्व हो, उस क्लोज कर्व के अंदर किसी भी पॉइंट पर बनने वाला टोटल एंगल 2 पाई रेडियन होता है, मतलब 360 डिग्री होता है। मतलब क्या? मतलब जैसे मान लो ये क्लोज कर्व है, अगर हम ये पूछे कि ये पूरा कर्व मिलके यहां पे कितना एंगल बना रहा है, तो इसका आंसर होगा 2 पाई रेडियन। अगर हम ये पूछे कि ये पूरा कर्व मिला के यहां पे कितना एंगल बना रहा, तो ये भी 2 पाई रेडियन। एक सर्कल यहां पे कितना एंगल बना रहा है, 2 पाई रेडियन। यहां पे कितना एंगल बना रहा है, 2 पाई रेडियन। यहां पे कितना बना रहा है, 2 पाई रेडियन। मतलब किसी क्लोज कर्व के भीतर किसी भी पॉइंट पर बनने वाला टोटल एंगल 2 पाई रेडियन होता है। आपने पढ़ रखा है, इसको नहीं पढ़ रखा तो भी जान लो। उसी तरीके से इन द सेम वे किसी भी क्लोज सरफेस के भीतर, जैसे ये क्लोज सरफेस है
अगर मैं ये बोलूं कि भाई मान लो कोई पॉइंट हम लेते हैं, इमेजिन करते हैं सरफेस के भीतर, ये पूरा सरफेस मिलकर अपने अंदर के किसी एक पॉइंट पर कितना एंगल बनाएगा। ये पूरा सरफेस, ध्यान देना है मेरी बातों पर, ये पूरा सरफेस मिलकर, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं पूरा सरफेस, ये पूरा का पूरा फुटबॉल क्लोज सरफेस है, अपने अंदर के किसी पॉइंट पर, अपने भीतर के किसी पॉइंट पर कितना एंगल बनाएगा। तो आंसर है 4 पाई स्टेरेडियन। जी आंसर है 4 पाई स्टेरेडियन। क्या फुटबॉल बनाएगा 4 पाई स्टेरेडियन? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ये भी बनाएगा 4 पाई स्टेरेडियन, ये भी अपने भीतर किसी पॉइंट पर, ये पूरा सरफेस मिलकर अपने भीतर के किसी पॉइंट पर 4 पाई स्टेरेडियन एंगल बनाएगा। स्टेरेडियन सॉलिड एंगल का यूनिट है, जैसे प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है। हम किसी कमरे में हैं, कमरे के सारे विंडो डोर जितने भी वेंटिलेटर सबको बंद कर दिए, क्लोज कर दिए। मान लो क्लोज कमरा है, क्लोज रूम है, तो क्लोज रूम के भीतर मान लो ये पॉइंट है, और हम बोलेंगे पूरा कमरा, जिसमें मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूं आपके लिए, पूरा कमरा इस पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा। तो आंसर है 4 पाई स्टेरेडियन। याद रखना, कोई क्लोज सरफेस अपने भीतर के किसी पॉइंट पर 4 पाई स्टेरेडियन बनाता है। फिर से वंस अगेन, कोई भी क्लोज सरफेस अपने भीतर के किसी पॉइंट पर 4 पाई स्टेरेडियन बनाता है एंगल, इसको आप याद रखो। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं यहां से। अब हम ये प्रूफ करेंगे, गॉसेस लॉ को प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे? मैंने कहीं यूट्यूब चैनल्स में देखा है कि गॉसेस लॉ को प्रूफ करने के लिए वो एक स्फेरिकल सरफेस लेते हैं, इस तरह का क्लोज सरफेस। आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है स्फेरिकल सरफेस इसी तरह का। हम भी यहां स्फेरिकल सरफेस लेकर के गॉसेस लॉ को प्रूफ कर सकते हैं, बट वो एक स्टैंडर्ड केस हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे कि शायद स्फीयर के लिए ये वैलिड है, जबकि मैंने गॉसेस लॉ में लिख रखा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए गॉस लॉ में क्या लिखा हुआ है, ऑफ एनी शेप, मतलब किसी भी तरह के क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ वैलिड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल या स्फेरिकल, मतलब वही फुटबॉल स्फेरिकल हो गया, या फिर क्यूब या क्यूबाइड, बस ऐसा क्लोज सरफेस है तभी गॉसेस लॉ वैलिड होगा, ऐसा नहीं है। गॉस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। तो हम इसको स्टैंडर्ड केस क्यों बनाया? क्यों बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए। हम क्यों फुटबॉल लेकर, सॉरी स्फेरिकल सरफेस लेकर प्रूफ करें? हमको कोई जरूरत नहीं है स्फेरिकल सरफेस, हमको ऐसा सरफेस लेना चाहिए जिसका कोई शेप नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि वो क्या ऐसा है, स्फेरिकल है कि क्यूब है, क्यूबाइड है, तो वो जनरल केस होगा। तो ऐसा ही करेंगे हम एक क्लोज सरफेस लेते हैं। ये देखिए, ये हम क्लोज सरफेस ले लिए, ये किस तरह का सरफेस है पता नहीं, क्लोज सरफेस हमने लिया। इस सरफेस के भीतर कोई पॉइंट लिया हमने, यहां पर कोई पॉइंट लिया, ओ पॉइंट लिया, और यहां पे चार्ज हमने डाला Q, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E। किसी भी चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, तो इस चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉरी, किसी चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इस चार्ज के चारों ओर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये चार्ज क्लोज सरफेस के भीतर है, तो यहां से फ्लक्स निकालेंगे, और गॉस लॉ के अनुसार वो फ्लक्स इतना होना चाहिए। तो इसके लिए एक एरिया वेक्टर हमको लेना होगा, क्योंकि फ्लक्स के लिए एरिया वेक्टर तो लेना पड़ता है फ्लक्स के फॉर्मूले के अनुसार। यहां पर एक एरिया वेक्टर लेते हैं, ये मान लेते हैं एरिया वेक्टर है। ये कहां पर है? ये छोटा सा सरफेस हम यहां काट लिए, छोटा टुकड़ा, सरफेस का एक छोटा टुकड़ा काट लिए। इस पॉइंट को मान लेते हैं P, यहां पर ये मान लेते हैं डेल्टा S एरिया वेक्टर है, और ये एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर अल्फा है। ये डिस्टेंस को हमने मान लिया R। फिर से समझ लो, इस स्टोरी को समझिए, ध्यान दीजिएगा हम क्या बता रहे हैं। ये एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के भीतर में एक चार्ज है Q से R डिस्टेंस पर एक छोटा सा सरफेस हम काटे टुकड़ा। कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर हम गॉस लॉ नहीं जानते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का यही तरीका है कि आप एक छोटा सा टुकड़ा काटो, यहां से वहां से फ्लक्स निकालो, फिर एक टुकड़ा यहां काटो, यहां से फ्लक्स निकालो, फिर एक टुकड़ा यहां काटो, यहां से फ्लक्स निकालो। मान लो यहां से फ्लक्स φ1, यहां से φ2, यहां से φ3, यहां से φ4, यहां से φ5, यहां से φ6, ऐसे सब कुछ है। ऐसे सारे टुकड़ों से फ्लक्स निकाल के ऐड कर दो। मेरे पास तो यही तरीका है। अगर हम गॉस लॉ नहीं जान रहे हैं तो तब तो यही तरीका है हमारे पास फ्लक्स निकालने का। तो वही काम यहां कर रहे हैं। हम एक छोटा टुकड़ा यहां काटे, फिर यहां लेंगे, फिर यहां लेंगे, फिर यहां लेंगे, फिर यहां लेंगे, सभी जगह छोटा छोटा टुकड़ा लेंगे और सभी टुकड़ों से फ्लक्स निकालेंगे। और फ्लक्स या स्केलर क्वांटिटी हम उसको सिंपल अरिथमेटिक से जोड़ देंगे। ये काम
फिजिक्स में हमारे लिए कौन करता है? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो अब बताओ, अभी छोड़ो, इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स होगा, पहले ये पता करते हैं। इस छोटे से एरिया से फ्लक्स, छोटा सा फ्लक्स, छोटे से एरिया से छोटा सा फ्लक्स इक्वल्स ई डॉट डेल्टा एस, और डेल्टा फाई इक्वल्स ई डेल्टा एस कॉस अल्फा। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर क्यू चार्ज के कारण कितना होगा? आपने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर क्यू चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डेल्टा एस कॉस अल्फा। डेल्टा फाई इक्वल्स क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा एस कॉस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं ना। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने यहां ले लिया, आर स्क्वायर को डेल्टा एस कॉस अल्फा के नीचे ले लिया। डेल्टा एस कॉस अल्फा बाई आर स्क्वायर आप देख सकते हैं यहां क्या है, सॉलिड एंगल। डेल्टा एस ये सॉलिड एंगल है, तो हम यहां पर इसके बदले में सॉलिड एंगल का फॉर्मूला लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई इक्वल्स क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ओमेगा, ये लिख सकते हैं। अब ये डेल्टा ओमेगा क्या है? सॉलिड एंगल है। डेल्टा ओमेगा किसके बराबर होता है? डेल्टा एस कॉस अल्फा बटे आर स्क्वायर। ये कैसे होता है? किस दिन बनाएंगे सॉलिड एंगल पे वीडियो तो आप जानेंगे, और नहीं तो पहले से जान रहे तो जानिए। अब देखिए, अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा काम लगभग हो चुका है। ये इस छोटे से सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। हमको किसके कारण निकालना है? हमको इस पूरे क्लोज सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो हम पूरे क्लोज सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो आप एक काम करो, सबसे पहले हम बोर्ड से हट जाते हैं, आप या तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा बोर्ड पर हमको जगह चाहिए, थोड़ा सा मिटाते हैं। चलिए यहां मिटाते हैं, स्टेटमेंट में। अगर हमको नेट फ्लक्स चाहिए, टोटल फ्लक्स, तो उसके लिए क्या करना होगा? इसको इंटीग्रेट करना होगा। ऐसे ऐसे छोटे सरफेस से जितने भी हैं फ्लक्स, मान लीजिए यहां से कुछ फ्लक्स ये निकला, उसी तरह यहां से भी कुछ फ्लक्स निकलेगा, उसी तरह इस सरफेस से भी हर एक जगह छोटे छोटे सरफेस से फ्लक्स निकलेगा। सबको ऐड करना होगा ना हमको। तो ऐड कौन करता है मैथमेटिक्स में? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट कर दो, सिंपल सा लॉजिक है। इसको इंटीग्रेट कर दो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ओमेगा। इसमें क्या बाहर आ जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, और डेल्टा ओमेगा। ये डेल्टा ओमेगा क्या है? डेल्टा ओमेगा, ध्यान देना मेरी बात पर, ध्यान दीजिएगा हम जो बोल रहे हैं। डेल्टा ओमेगा वह एंगल है, वह सॉलिड एंगल है जो ये छोटा सा सरफेस इस O पॉइंट पर बना रहा है। डेल्टा ओमेगा वह सॉलिड एंगल है जो ये छोटा सा सरफेस इस पॉइंट पर बना रहा है। तो इसके बगल में भी तो एक छोटा सा सरफेस होगा, वह भी यहां पर बनाएगा सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा। इसके बगल में भी छोटा, हमने तो सारे सरफेस को लिया है, इस तरह सारा सरफेस मिलके यहां पर एंगल बनाएगा। वो एंगल कितना होगा? 4 पाई स्टेरेडियन। The angle subtended by the whole closed surface at any point inside the surface is equal to 4 pi स्टेरेडियन। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 4 पाई स्टेरेडियन। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा Q है? जो सरफेस के भीतर है। यही तो गॉसेस लॉ था कि जो टोटल फ्लक्स है वो तो ऐसे भी निकलता है ना, E डॉट ds इक्वल्स Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हैं नीचे वाले बॉक्स में यही है, यही हमें प्रूफ करना। तो गॉस लॉ प्रूफ हो गया। अब देखिए कितना आसान हो गया हमारे लिए काम। अगर हमको इससे फ्लक्स निकालना है, अब हमको ये नहीं करना है कि यहां से टुकड़ा काटो, यहां से टुकड़ा काटो, यहां से टुकड़ा काटो, सबसे फ्लक्स निकालो, सारे फ्लक्स को ऐड करो, ये हमको अब नहीं करना।
हमको बस इतना करना है कि इसके अंदर चार्ज कितना है और उस चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। गॉस लॉ का जो फॉर्मूला है E डॉट डी एस क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस फॉर्मूले के बारे में कुछ समझिए। अगर कोई क्लोज सरफेस कहीं पर है तो हम वही चार्ज इसमें लेंगे जो चार्ज सरफेस के भीतर है, सरफेस के बाहर वाले चार्ज को हम नहीं लेंगे। यहां पर जो E है वो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अंदर वाला नहीं, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट ये जो चार्ज है, ये चार्ज वो चार्ज है जो इनसाइड सरफेस के भीतर है, सिर्फ वही चार्ज है। अब मान लो कोई सा क्लोज सरफेस हमारा स्फेरिकल है और उसके अंदर चार्ज पड़ा हुआ है Q, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हमारा स्फेरिकल सरफेस नहीं है, किसी भी दूसरे शेप का सरफेस है, मान लो हमारा सरफेस एक क्यूब है, और इसमें चार्ज पड़ा हुआ है Q, तो अभी भी टोटल फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। सरफेस स्फेरिकल है कि सरफेस क्यूब है, क्या सरफेस किसी और शेप का है, कोई मतलब नहीं है, हर बार टोटल फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, फ्लक्स क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि हमारे पास कुछ वाटर है हमारे हाथ में और हम किसी कमरे में हैं। अगर ऐसा मान लो ऐसा कमरा है कि हम फेंक सकते हैं वाटर को बाहर, और एक हाइपोथेटिकल बातें हैं, इमेजिन कर लो कि ये वाटर कमरे को पार करके बाहर जा सकती है मान लो। तो अगर हमारे पास 1 लीटर वाटर है, हम किसी भी कमरे में रहे, चाहे वो कमरा क्यूबाइड हो, चाहे क्यूब हो, चाहे स्फेरिकल हो, हर बार पानी बाहर फेंकेंगे, वाटर बाहर फेंकेंगे तो 1 लीटर ही होगा ना, क्योंकि मेरे पास तो 1 ही लीटर है। उसी तरीके से अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लो है उससे कोई मतलब नहीं है कि कमरा का शेप कैसा है। स्फेरिकल सरफेस, जो क्लोज सरफेस है वो स्फेरिकल है, जो क्लोज सरफेस है वो स्फेरिकल है कि क्यूबाइड है कि क्यूब है, इसका कोई मतलब नहीं है। हर हाल में टोटल फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। मान लो एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल्स, बहुत सिंपल सा, काफी इजी। न्यूमेरिकल्स पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मेरा वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा अभी। मान लो कोई क्लोज सरफेस है, मान लो कोई, एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो कोई क्लोज सरफेस है और उसके अंदर चार्ज है 10 माइक्रोकूलम और हम निकालना चाहते हैं कि टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, फाई नेट निकालना है तो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, Q इनसाइड इनटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी आप जानते हो पहले से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9। 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 पाई, यानी 36 पाई इंटू 10 टू द पावर 9। तो यहां हम लिख सकते हैं Q इनसाइड कितना है, 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 36 पाई इंटू 10 टू द पावर 9। अब आगे कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो, 36 पाई इंटू 10 टू द पावर 4। इस तरह से हम लोग टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं। SC वर्मा में क्वेश्चन कि कहीं पर अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप प्रूफ करो कि फ्लक्स 0 होगा। सॉरी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पर तो आप प्रूफ करो कि वहां कोई चार्ज नहीं होगा। क्वेश्चन ये है कि कहीं पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब समझते हो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, तो प्रूफ करो कि वहां पर कोई चार्ज नहीं होगा। मान लो ये जो क्यूबाइड है ये ऐसी जगह पर है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इसका मतलब यहां से मान लो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उधर जा रही है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करेगी और यहां से निकलेगी। भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करेगी वो बाहर तो निकलेगी, अंदर थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी तो बाहर निकलेगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी तो फ्लक्स नेगेटिव होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। जब टोटल करेंगे दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यानी टोटल
फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। फ्लक्स हो जाएगा जीरो तो फिर नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। एक और क्वेश्चन हम लोग बराबर सुनते रहते हैं कि किसी भी कंडक्टर पर चार्ज डालो तो चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पर रहता है, चार्ज कंडक्टर के भीतर नहीं रहता है, सरफेस पे फैल जाता है। मान लो कोई कंडक्टर है, हमने किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, किसी कंडक्टर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, तो चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पर रहता है। इसको प्रूफ करना होता है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही है। गॉस का कहना है इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके बाद हम जानते हैं किसी कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। किसी कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। ये जीरो हो गया बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। यानी किसी कंडक्टर पर यदि चार्ज डालो तो चार्ज हमेशा उसके सरफेस पर रहता है। चार्जेस ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। एक और क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता है कि हमने एक डाइपोल या 5 डाइपोल किसी क्लोज सरफेस के भीतर डाल दिया, अब बताओ फ्लक्स कितना होगा। तो डाइपोल के बारे में आप जानते हो कि डाइपोल होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यानी एक अगर प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू है। अगर आप एक डाइपोल को डालते हो क्लोज सरफेस के अंदर तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। अगर आप क्लोज सरफेस के अंदर एक डाइपोल को डालते हो माइनस क्यू और प्लस क्यू तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू कट के आ गया जीरो। 2 डाइपोल डालो तब भी जीरो, 3 डाइपोल डालो तब भी जीरो, यानी अंदर में नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। जब उसके भीतर नेट चार्ज जीरो होगा तो फ्लक्स हो जाएगा जीरो, क्योंकि फ्लक्स का कितना होता है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर में जो चार्ज है बटे एप्सिलॉन नॉट, अंदर में कोई चार्ज है ही नहीं तो फ्लक्स हो जाएगा जीरो। तो ये गॉसेस लॉ था जो आज क्लास लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये क्लास, और फिर कभी नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ हम आएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।